हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम के अनुसार। बच्चों, आज हम भाग 3 में पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भरण के विषय में हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 में। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट करना है, हर एक सवाल के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं को समझते हैं। नोट कीजिए बच्चों, यह संख्याओं का वो समूह है जिनको P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। अर्थात बच्चों, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको आप पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हो। देखो, परिभाषा में आपको बताया गया है ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और बाद में मैंने आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं। परिभाषा में भी आपको कहा गया है P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक। अर्थात ऐसी संख्या जिसको आप P/Q पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखेंगे या लिख सकते हैं, वही क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखो बच्चों, लिखिएगा पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के विषय में। क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं? देखो, 0 प्राकृतिक संख्याएं, 0 और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी? ये है प्राकृतिक संख्याएं। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते। ये है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जो आपने गिनती में बोली थी। जो आपने कहाँ बोली थी? गिनती में। बचपन में गिनती बोली थी ना। तो गिनती वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उनमें हम जब 0 को मिला लेते हैं तो संख्याएं बढ़ जाती हैं। 0 और प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से एक साथ हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इनको हम एक साथ क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। और जब इन पूर्ण संख्याओं में यानी कि 0 और प्राकृतिक संख्याओं में हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी मिला लें, -1, -2, -3, -4, ये सब, तो ये जो संख्याओं का नया समूह बना है ना बच्चों, संख्याओं के इस समूह को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और इन पूर्णांकों में से कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, अपनी मर्जी से ले लो। एक आपने -2 ले लिया, एक आपने 7 ले लिया। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और इसको आपने इस प्रकार से लिख दिया -2/7। तो एक नए प्रकार की संख्या बन गई। ये पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, 7 भी क्या है? पूर्णांक है। आपने पूर्णांक बटे पूर्णांक वाली संख्या बना ली और इस प्रकार की संख्याओं को ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि कोई संख्या आपको P/Q के रूप में लिख कर दी जाए। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बिना P/Q के रूप वाली संख्या के लिए भी कि ये परिमेय है या नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि उसको आप P/Q के रूप में लिख के देखें। अगर आप उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो फिर वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर नहीं लिख सकते तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। कौन कौन सी संख्याओं को हम P/Q के रूप में अर्थात पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं बच्चों? आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बारे में भी। देखो, प्राकृतिक संख्याएं, अभी मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ये बच्चों वो संख्याएं हैं जो आपने गिनती में बोली थी। गिनती में क्या क्या बोला था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से। ये सभी की सभी संख्याएं बच्चों P/Q के रूप में लिखी
जा सकती हैं। कैसे? जैसे 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 4 को बच्चों आप 4/1 लिख सकते हैं और इसी तरीके से आगे। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी गिनती में बोली जाने वाली संख्याएं हैं, सबको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये गिनती वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं गिनती वाली, ये सारी की सारी प्राकृतिक तो हैं ही हैं, ये परिमेय संख्याएं भी हैं। इनके अतिरिक्त देखो बच्चों जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, 0 को तो हम 0/2 लिख दो या 0/3 लिख दो, या इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो 0 को भी आप p/q के रूप में लिख सकते हो, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा जितनी भी माइनस वाली गिनती है, -1 को आप -1/1 लिख सकते हो, -2 को आप -2/1 लिख सकते हो, -3 को आप -3/1 लिख सकते हो, और इस तरीके से। तो ये जो माइनस वाली गिनती है, ये भी बच्चों क्या है, माइनस वाली जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं, ये भी क्या होती हैं, p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसलिए ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो भिन्न लिखे जाते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक संख्या ऊपर 3/4, तो ये जो भिन्न संख्याएं हैं, ये ऑलरेडी पूर्णांक बटे पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। इनके अलावा बच्चों देखो, जो दशमलव संख्याएं होती हैं उन पर भी विचार करते हैं। दशमलव संख्याएं कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं कैसे, जैसे कि 1.5, 2.38, जैसे कि 0.001, जैसे कि 0.012, है ना। तो ये है क्या है, शांत दशमलव संख्या। एक दशमलव संख्या क्या होती है बच्चों, अशांत होती है। अशांत को फिर आगे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आवृत्ति, अशांत किंतु आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, और एक होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, जिनमें आवृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होता। जैसे आवृत्ति वाली की उदाहरण अगर मैं तो 0.333333 इस तरीके से चलता ही रहेगा। जैसे कि 1.6666 और ये चलता ही रहेगा। मैं लिख सकता हूँ 2.373737 और ऐसे 3737 चलता रहेगा। तो ये दशमलव संख्याओं के प्रकार हैं। इनमें से जो बच्चों ये शांत दशमलव संख्याएं हैं, ये जो शांत दशमलव संख्याएं हैं, ये परिमेय होती हैं। क्यों होती हैं परिमेय? सीधा सा कारण है क्योंकि शांत दशमलव संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। कैसे? जैसे 1.5 को आप लिख सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे इसमें पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो ये 238 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो ये 1000 हो जाएगा। इसमें भी 3 अंक है, तो ये बटे में कितना लगा देंगे, 1000, 12/1000। तो ये जो शांत दशमलव संख्याएं होती है बच्चों, इसका हम डेसिमल हटा सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, और बटे में उतनी ही 10 की घात आ जाएगी, 10, 100, 1000 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में आसानी से लिख सकते हैं इनको, इसलिए ये शांत दशमलव संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। इनके अलावा जो अशांत आवृत्ति वाली होती हैं बच्चों, ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि आवृत्ति दशमलव संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.3333 का मतलब हो गया 1/3। जब आप 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.3333 ऐसे आ जाएगा। कक्षा 9 में आपने p/q के रूप में इनको कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है ना। जैसे कि 1.666 का मतलब हो गया 5/3 हो गया क्या,
5 में 3 का भाग लगाइए, पहले तो एक बार जाएगा 20 होगा, फिर 6 6 6 चल जाएगा, 3 6 18 3 6 18 इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि 2.37 को आप लिख सकते हो 2 + 3 7 बटे 99, ये आ जाएगा 2 × 99 + 37 बटे 99। अब ये कोई पूर्णांक ही आने वाला है और बटे में भी पूर्णांक ही लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में ही आएगी, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। अशांत अनावृति दशमलव संख्याओं के बारे में विचार कीजिए बच्चों। जैसे कि अगर आप √3 का मान निकालें, √2 का मान निकालें, तो ये 1.7 3 2 और ऐसे चलता ही रहेगा। अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगी, ये होगा 1.4 1 4 और फिर कोई अंक आते रहेंगे, इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार की संख्याएं बच्चों जो अशांत अनावृत्ति होती हैं, ये परिमेय नहीं होती हैं, ये परिमेय नहीं होती। और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, उन्हीं को फिर बच्चों हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और इन अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भरण को ही हम पढ़ने वाले हैं। अर्थात आज के इस भाग 3 में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, कौन कौन सी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बढ़ जाइए बच्चों आगे, देखो अब आगे अपरिमेय संख्याएं। अभी अभी मैंने आपको बताया जो संख्या परिमेय नहीं होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, अपरिमेय। लेकिन परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं को, देखो आप लिखेंगे यह संख्याओं का वो समूह है जिनको P/Q Q ≠ 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा सेम है, सिर्फ इस एक वर्ड का अंतर है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो तो क्या है, परिमेय संख्याएं, और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे बच्चों, वो संख्या जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि अगर आपको सिद्ध करना है, जैसे कि कभी कोई प्रश्न आए, इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे पूछे, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि √2 परिमेय नहीं है। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय नहीं है तो फिर √2 क्या होगी, अपरिमेय। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि कोई संख्या परिमेय है तो फिर वो कभी भी अपरिमेय नहीं होगी। एक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों नहीं हो सकती है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए आगे। देखिए अब विचार करते हैं हम प्रमेय संख्या 1.2 पर। हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 1.2। देखिए कथन पर विचार कीजिए। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों P क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि बच्चों P जो है इनमें से कोई है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इत्यादि, ठीक है ना, इनमें से कोई संख्या है P, ठीक है ना। उसके बाद में यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है प्रमेय का कथन, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई अभाज्य संख्या P किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग को विभाजित करती है, यानी कि a² में P का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल क्या बचे, 0 बचे,
शेषफल 0 बचे, भागफल कुछ भी आ सकता है, भागफल कुछ भी आ सकता है। तो अगर p ये अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अर्थात a स्क्वायर में p का भाग देने पे शेषफल 0 आ रहा है, तो ये p जो है इस a को भी विभाजित करेगी, यानी a में p का भाग देने पर भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई है तो इस बात को नोट करो। अगर कहीं आपको ये दिखने को मिले p a स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो फिर आगे आप लिखेंगे p a को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी है प्रमेय संख्या 1.2। प्रमेय संख्या 1.2 में हमें बताया गया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो फिर वो a को भी विभाजित करेगी। अब विभाजित करने का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि विभाजन करने का मतलब ये है कि पूरा पूरा भाग जाने। अब जो संख्या बच्चों किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है, वो संख्या उस संख्या की जिसको विभाजित कर रही है उसका एक गुणनखंड भी होती है। इस बात को भी याद रखें। देखो, इस बात को भी याद रखें कि यदि p a को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तब हम ये कह सकते हैं कि p जो है a का एक गुणनखंड है। ये a का एक क्या है, गुणनखंड। कारण मैं आपको बताता हूं क्यों गुणनखंड। देखो, p a को विभाजित करती है, मान लीजिए कितनी बार करती है, k बार। तो हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद कीजिए, छोटी कक्षाओं में मैम आपको बताती थी अपने उत्तर की जांच कीजिए भाग देने के बाद में। तो आप ऐसे तो करते थे कि ये जो भाज्य है, ये अंदर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है आपके पास शेषफल। तो ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो यहाँ पर देखो a बराबर हो जाएगा p गुणा k, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये p क्या हो जाएगा, इस a का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो तुरंत आप बोलेंगे p a को भी विभाजित करेगी, लेकिन p को क्या होना पड़ेगा, अभाज्य संख्या होना पड़ेगा। और फिर अगर p a को विभाजित करती है तो p a का क्या है, एक गुणनखंड है। और अगर ये गुणनखंड है तो p को a को आप लिख सकते हो p गुणा k, जहां k क्या है बच्चों, कोई पूर्णांक है। k क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक। तो ये इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर बच्चों अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 1.3, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रमेय संख्या 1.3 कथन क्या है इसका, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये परीक्षा में सवाल इस प्रकार से आएगा बच्चों, परीक्षा में सवाल इस प्रकार से आएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करते हैं कि ये संख्या √2 परिमेय नहीं है। हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं। कैसे? आपको √2 ही नहीं बच्चों, एक बात याद रखिएगा, √2 ही नहीं, √3 भी पूछ सकते हैं, √5, √7, यानी कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या देकर आपसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। सभी को हल करने का एक ही तरीका है।
क्या है वो तरीका देखो, हम लिखेंगे हल, और क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है इसलिए हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है ये सिद्ध करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है। तो स्टार्टिंग का जो डायलॉग है बच्चों इसको याद कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। क्योंकि आपने इसको परिमेय माना है अतः फिर √2 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 नहीं है, और p और q बच्चों दोनों क्या हैं, जहां p तथा q दोनों क्या हैं, p तथा q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। यदि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब आप इसको काट के सरलतम रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने, जैसे कि अगर p/q का अर्थ मान लीजिए 15/9 है, तो अब आप इसको सरल करके 3 से काट के 5/3 लिखते हैं कि नहीं। तो अगर p और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो कट पिट के a/b के रूप में लिखा जा सकता है ना। तब हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b सरलतम रूप में, सरलतम रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां बच्चों a तथा b में कोई भी उभयनिष्ठ, जितना कट सकता है उतना काट लिया हमने, तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बचा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमने इसको काट पीट के लिखा है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि a और b के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। फिर देखिए आगे, क्योंकि √2 को आप a/b लिख सकते हैं, इसलिए यहां से a बराबर, ये बटे वाला b √2 से गुणा होगा तो यह जाएगा b√2, ठीक है। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पर देखिए हमें मिलेगा a का वर्ग तो a², b का वर्ग b² और √2 का वर्ग, √2 का वर्ग बच्चों हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। तो ये a² बराबर आ जाएगा b² गुणा 2। अब a² को, क्योंकि a² को आप क्योंकि b² गुणा 2 लिख सकते हो, इसलिए 2 क्या है, a² का गुणनखंड है। इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं 2 जो कि एक अभाज्य संख्या होती है बच्चों, a² का गुणनखंड है, a² का गुणनखंड है। और अगर 2 a² का गुणनखंड है तो 2 जो है बच्चों a² को पूर्णतया विभाजित करेगी, तो 2 a² को विभाजित करेगा या विभाजित करेगी। ये जो अभाज्य संख्या 2 है वो क्या करेगी, a² को विभाजित करेगी, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। और अगर ये a² को विभाजित कर रही है, कोई भी अभाज्य संख्या यदि a² को विभाजित करती है तो फिर वो a को भी विभाजित करती है। प्रमेय संख्या 1.2 में हम ऐसा पढ़ के आए हैं। तो यहां से आगे हम लिखेंगे 2 जो है a को भी विभाजित
करेगी। क्यों करेगी भाई? देखो प्रमेय संख्या 1.2, प्रमेय 1.2 से हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर 2a को विभाजित कर रही है तो फिर आप लिख सकते हो 2a का एक गुणनखंड है। और अगर 2a का एक गुणनखंड है, अतः आप लिख सकते हैं a बराबर 2 गुणा कोई पूर्णांक k। 2 गुणा k लिख सकते हो, जहां k क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से देखो, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसको मान लिए परिमेय। परिमेय मान लिए तो आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आप काट पीट को इसको a/b लिख सकते हो, जहां a और b में कोई भी अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर b को पक्षांतरित कर देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? b√2 आ जाएगा। फिर जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² बराबर आ जाएगा b² गुणा 2। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको बोल दीजिए समीकरण b। इसको क्या बोल दीजिए? समीकरण b। ठीक है ना? a² बराबर b² गुणा 2। अब देखो a² को b² गुणा 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब b² और 2 ये दोनों a² के क्या हैं? गुणनखंड है। 2 a² का गुणनखंड है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा a² में। 2 a² को विभाजित करेगा। और कोई अभाज्य संख्या यदि a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करती है, इसलिए हमने लिख दिया कि 2a को भी विभाजित करती है। 2a को विभाजित कर रही है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग a में जा रहा है, इसका मतलब 2a का क्या है? एक गुणनखंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या c। a, b और c। ठीक है ना? आपने मान लिया क्योंकि गुणनखंड है इसलिए a बराबर 2 गुणा k होगा। अब आप क्या कीजिए, a का यह मान समीकरण b में रख दीजिए। समीकरण b में रखने पर जब आप b में रखेंगे, समीकरण b क्या है बच्चों? a² बराबर b² गुणा 2। तो a², एक बार इसको लिख लीजिए, a² बराबर b² गुणा 2। a² की जगह आ जाएगा 2 गुणा k का स्क्वायर और इधर है b² गुणा 2। a का ये वाला मान हमने a² की जगह रख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 गुणा k² बराबर b² गुणा 2। ये गुणा वाला 2 इधर आएगा तो इस 4 को काट देगा 2 बार और ये आ जाएगा 2 गुणा k² बराबर b²। अब देखिए 2 गुणा k² बराबर है b², इसका मतलब 2 जो है b² का एक गुणनखंड है। इसके आगे आप लिख सकते हैं 2 b² का एक गुणनखंड है। और अगर ये गुणनखंड है तो ये b² को विभाजित करेगा। 2 b² को विभाजित करता है या विभाजित करेगी, ये जो 2 अभाज्य संख्या है। और जो b² को विभाजित करेगी वो फिर b को भी विभाजित करेगी। तो ये 2b को विभाजित करती है या विभाजित करेगी। क्यों करेगी? वही प्रमेय संख्या 1.2 में हम पढ़ के आए हैं कि कोई अभाज्य संख्या यदि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो वो धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करती है। 2b को विभाजित कर रही है, इसका मतलब 2 जो है b का एक गुणनखंड है। 2b का एक गुणनखंड है। इसे कह दीजिए बच्चों समीकरण संख्या d। और समीकरण c और d को ध्यान से देखिए। c और d को आप ध्यान से देखिए बच्चों। c में आपने कहा है कि 2a का गुणनखंड है और d में आप कह रहे हो 2b का गुणनखंड है, तो आप लिखेंगे समीकरण c तथा समीकरण
डी से। अगर हम इन दोनों से देखें तो आप लिखेंगे 2 ए तथा बी का उभयनिष्ठ, दोनों का गुणनखंड है ना, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि समीकरण संख्या 1 में आपने क्या कहा था कि ए तथा बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां आप क्या कह रहे हैं, 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये जो आपने बात कह रहे हो ना 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये क्या है बच्चों, एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। विरोधाभास है जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। और हमारी परिकल्पना क्या है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये गलत है तो अतः आप लिखेंगे, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि ये परिमेय नहीं है इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर अंडर में कोई आपको अभाज्य संख्या दे रखी है और आपको बोला है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करो, तो आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आप उसको परिमेय मानेंगे, वो p/q के रूप में हो जाएगी। p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड है तो आप उसको सरल करके a/b के रूप में लिख सकते हैं। b का पक्षांतरित कर देंगे तो a बराबर b गुणा √2 आ जाएगा। अगर 3 है तो b गुणा √3 आ जाएगा, 5 है तो √5 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो a² बराबर b² गुणा 2, अगर √3 के लिए बोले तो गुणा 3 आ जाएगा, √5 के लिए बोले तो √5 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि जो दोनों तरफ वर्ग करने पे b² गुणा 2 आ गया, तो 2 क्या है, a² का एक गुणनखंड है। गुणनखंड a² को विभाजित करेगा ही करेगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को विभाजित करता ही करता है। 2 a² को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, प्रमेय संख्या 1.2। a को विभाजित करेगा तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। इसलिए a बराबर 2 गुणा k, कोई पूर्णांक मान लेंगे, a का मान हम समीकरण b में रख देंगे, तो b का भी एक गुणनखंड मिल जाएगा। इस प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, एक विरोधाभास होगा, और जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना होगी। तो गलत परिकल्पना को हम सही कर लेंगे। गलत परिकल्पना है परिमेय मानना, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो फिर वो क्या है, अपरिमेय। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, और फिर बढ़िया आगे। इसी तरीके का एक उदाहरण भी हम करेंगे। अब देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक क्या उदाहरण संख्या 5, इसमें हमसे कहा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2 के लिए क्या था ना, वो ही सारा खेल √3 के लिए करूंगा। आप ध्यान से देखते जाइए और आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। देखो हम लिखेंगे हल। √2 के लिए क्या बोला था, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो अब यहां मैं लिख दूंगा माना, बस जहां जहां 2 था वहां वहां 3 फिट कर दूंगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 को हम लिख देंगे p/q, q 0 नहीं है, जहां p तथा q दोनों क्या हैं, p तथा q दोनों क्या है बच्चों, दोनों पूर्णांक हैं। फिर क्या बोलेंगे, यदि p तथा q में
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब हम √3 को लिख देंगे ए बटे बी, जहां ए तथा बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी को बोलेंगे समीकरण संख्या 1 या समीकरण 1। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि √3 बराबर है ए बटे बी, इसलिए यहाँ से ए बराबर लिख दूंगा बी √3। फिर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा a² बराबर b² गुणा 3। b² गुणा 3 का मतलब ये हो गया, इसको बोल दीजिए समीकरण संख्या 2, आगे काम आएगा। और इसके आगे बोल दीजिएगा 3 जो है a² का एक गुणनखंड है, क्योंकि गुणा के रूप में लिख सकते हो आप a² को 3 गुणा b² के रूप में, तो 3a² का एक गुणनखंड है तो इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 3 a² को विभाजित करता है। जो a² को विभाजित करता है फिर वो a को भी विभाजित करेगा, तो इसके आगे अपन लिखेंगे 3 a को भी विभाजित करता है। क्यों? प्रमेय संख्या 1.2 से हम ऐसा कह सकते हैं। अगर ये इसको विभाजित करता है तो आप लिखेंगे 3 a का एक गुणनखंड है, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। अगर 3 a का एक गुणनखंड है, अतः a को आप लिख सकते हैं 3 गुणा कोई पूर्णांक के क्या है बच्चों? k बराबर है पूर्णांक। क्लियर हो गई ये बात? a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 क्या था? a² बराबर b² गुणा 3 था। a की जगह तो क्या लिख देंगे? 3 गुणा k लिख देंगे, तो 3 गुणा k का स्क्वायर बराबर b² गुणा 3। यह आ जाएगा 9 गुणा k² बराबर b² गुणा 3। ये गुणा वाला 3 इधर बटे में आएगा, तो 9 गुणा k² बटे में 3 बराबर b² आएगा। ये 3 से ये 9 कटेगा 3 बार, यह आ जाएगा 3 गुणा k² बराबर b²। क्योंकि b² को आप 3 गुणा k² लिख सकते हो, इसलिए 3 जो है b² का एक गुणनखंड है। 3 b² का एक गुणनखंड है, इसका मतलब 3 b² को विभाजित करता है। और जो b² को विभाजित करेगी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है, ये अगर b² को विभाजित कर रही है तो ये b को भी विभाजित करेगी, तो हम लिखेंगे 3 b को भी विभाजित करेगी, क्योंकि प्रमेय संख्या 1.2 में हमने पढ़ा है, तो प्रमेय संख्या 1.2 से हम कह सकते हैं 3 क्योंकि b को विभाजित कर रही है, इसका मतलब 3 b का एक गुणनखंड है।
गुणनखंड विभाजित करता है और जो भी संख्या विभाजित करती है वो गुणनखंड भी होता है। तो 3b का एक गुणनखंड है, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। और फिर देखिए हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से 3a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि समीकरण 1 में आपने बोला था a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः अगर परिमेय मानना गलत है तो फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम हेंस। तो सिर्फ हमने क्या किया उदाहरण 3 में बच्चों, उदाहरण 3 में हमने सिर्फ इतना सा किया है, जो प्रमेय संख्या 1.3 में √2 था, यहाँ √3 है, तो जहां जहां 2 था वहां 3 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर कितना लिख देंगे 9, बस इतना सा अंतर है, बाकी सेम डिक्टो काम है। उदाहरण संख्या 5 को आप नोट कर लीजिए। देखिए ये उदाहरण गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे सही कर लीजिएगा। उदाहरण संख्या 5 को नोट कर लीजिए, फिर से आपको हल करना है बिना देखें। और फिर देखिए बच्चों उदाहरण संख्या 6, यहाँ भी गलत लिखा है। उदाहरण संख्या 6 देखिए, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका वही है और ये तो उससे भी इजी है। देखो कैसे, आप लिखेंगे हल। सबसे पहला डायलॉग तो क्या है, माना 5 - √3 एक क्या है परिमेय, एक परिमेय संख्या है। 5 - 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 5 - √3 को आप लिख देंगे p/q, q ≠ 0, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। अगर आपको 5 - √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसको पहले परिमेय मान लो। परिमेय मानने का अर्थ ये हो गया कि आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि 5 - √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जो भी अपन ने किया था ना √3 और √2, उससे थोड़ा सा अलग है और सिंपल है। आपको क्या करना है, सिर्फ रूट वाली जो संख्या है ना उसको पृथक कर लेना है। कैसे कर लेना है, देखो, क्योंकि 5 - √3 बराबर है p/q, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक है। तो यहाँ से ये देखिए, ये √3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का √3 हो जाएगा, और ये इधर 5 की तरफ p/q को लेके आओगे तो ये -p/q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 बराबर हो जाएगा 5 × q -p/q, और जो कि बच्चों आपको मिलेगा एक पूर्णांक बटे पूर्णांक, जो कि क्या मिलेगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, योग, गुणन और व्यवकलन, जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए समवर्त होते हैं। यानी कि
कोई भी दो पूर्णांकों को जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे से आप घटाओ, आपको एक नया पूर्णांक ही मिलता है। तो अंडर रूट 3 बराबर आपको मिल गया पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी कि अंडर रूट 3 एक क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। जबकि हमें पता है कि अंडर रूट 3 जो है परिमेय संख्या नहीं है। इसके आगे आप लिखेंगे अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या मिलना क्या है, एक विरोधाभास है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप लिख देंगे जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः बच्चों हम लिख देंगे हमारी गलत परिकल्पना क्या है, हमारी 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, सही ये है 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 6 को हल करेंगे। आसान है ना। फिर देखिए इसी तरीके का एक और उदाहरण करते हैं हम। उदाहरण संख्या 7। ये जहां तहां उदाहरण गलत लिखा हुआ है बच्चों, सब जगह आप सही कर लेना। दर्शाइए कि 3 गुणा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपना तो वही पहला डायलॉग हल, माना 3 गुणा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे। अतः 3 गुणा रूट 2 बराबर P बटे Q के रूप में लिखे जा सकती है। Q 0 नहीं होगा, जहां P तथा Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। यहां से फिर मैंने आपको कहा कि रूट वाली संख्या को सेपरेट कर लो, तो रूट 2 बराबर आ जाएगा P बटे 3Q, यानी कि रूट 2 बराबर आ जाएगा P भी बच्चों क्या है, पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो P बटे Q यानी कि पूर्णांक बटे पूर्णांक आ जाएगा रूट 2, यानी कि ये एक परिमेय संख्या आ जाएगी। और ये एक अगर परिमेय संख्या आ गई है तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। और अगर हमारी परिकल्पना जो हमने माना है वो गलत है, अतः सही कर लेंगे तो उसको अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेनली बच्चों इस भाग में हमने सीखा कि किस प्रकार से दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। और अपरिमेय सिद्ध करने पे दो तरीके के क्वेश्चन हैं। कौन कौन से दो तरीके के क्वेश्चन, उदाहरण संख्या 7 आपने नोट कर लिया। तो देखिए दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 5, इन सभी को अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका सेम है। अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका सेम है। जैसे कि हमने रूट 2 को किया, रूट 3 को किया, वैसे रूट 5, रूट 7 को कर रहे हैं। और एक हमारे पास है जैसे कि a प्लस रूट बी टाइप, या a माइनस रूट बी टाइप, या a गुणा रूट बी टाइप, है ना। इस तरीके के
इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो उनको अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका अलग है। ये वाला बहुत आसान है, रूट वाली संख्या को क्या करो, सेपरेट करो, वो पूर्णांक बटे पूर्णांक आ जाएगी और पूर्णांक बटे पूर्णांक का मतलब वो परिमेय होगी, जो कि एक विरोधाभास होगा, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, तो हम अपनी परिकल्पना को सही कर लेंगे और अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से उदाहरण संख्या 7 को हल कर लिया है। और तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में नए प्रश्नों के साथ, जिसमें हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.2 और उसके सभी सवाल। तब तक के लिए बच्चों